अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी जूम पे मुझे सुन रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में देखेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट 5 हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज नॉलेज 5.1 का लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे फर्दर हमने लास्ट एसएलओ में क्या चीज़ एक्सप्लोर करनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट 4 एसएलओ विद प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। लास्ट एसएलओ पे लास्ट लेक्चर में हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट के ऊपर डिटेल से बात की थी। तो आज हमारे बाकी के जो इसके कंपोनेंट्स हैं एसएलओ के वो देखेंगे, लाइक परसेंटेज यील्ड कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। साथ साथ हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से क्या मुराद है और किस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कैलकुलेट करते हैं और कैसे हमारी इक्वेशन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बेस पे हम इसमें कैलकुलेशंस ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे परसेंटेज यील्ड के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपको अच्छी तरह एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में बता चुका हूं। जस्ट उसका एक छोटा सा रिकॉल देके मैं सिमुलेशन की तरफ चलूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से लेक्चर्स जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वो अच्छे से रिकॉल हो जाए। स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो डैट रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2, और बदले में प्रोडक्ट बनेगी प्रोडक्ट 1 एंड 2। 1 एंड 2 लिखने का मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनती हैं, एक से ज्यादा पी, ऐसा भी हो सकता है P3 भी बने, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। अब इसमें से रिएक्टेंट आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो एक लेफ्ट ओवर बचेगा, यानी एक चीज ज्यादा है वो बच जाएगी एंड पे, और जो चीज खत्म हो जाएगी रिएक्शन में, चाहे वो क्वांटिटी में ज्यादा है थोड़ी है, ये बात मैं आपको अच्छी तरीके से स्टैब्लिश करवा चुका हूं। मैं आपको आज दोबारा से एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। आपको याद होगा मैंने चाय बनाने की एग्जांपल दी थी और मैंने उसमें जो कमेंट किया था वो ये था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट, इधर जरा मैं मेंशन कर दूं, लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में ये कमेंट करना कि वो लेस अमाउंट में होता है, ये गलत है। लेस अमाउंट में होता है ये गलत है। या एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में या लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट के बारे में ये कमेंट करना कि वो मोर अमाउंट में होता है, ये भी गलत है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपने चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मिल्क चाहिए और आपको टी लीव्स चाहिए। टी लीव्स का मतलब यहां पर पत्ती है। मान लीजिए 100 ग्राम दूध है और 5 ग्राम से आप पत्ती यूज करते हैं और उसे 1 कप चाय का बनता है, 1 कप ऑफ टी। ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड है कि जब भी चाय बनानी है तो इतना सामान चाहिए। इसमें मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर आपके पास 300 ग्राम दूध पड़ा है और 20 ग्राम पत्ती पड़ी है तो आपने चाय बनानी है, कितने कप चाय के बनेंगे? तो शाबाश, आपको पता है 300 ग्राम दूध यूज होगा, 3 कप चाय बनेगी, 3 कप ऑफ टी। अब 3 कप ऑफ टी के अंदर जो पत्ती इस्तेमाल होगी वो 20 ग्राम की 20 ग्राम यूज नहीं होगी, जस्ट 15 ग्राम यूज होगी। यानी 300 ग्राम में से 0 ग्राम बचा और 20 ग्राम में से जस्ट कितने ग्राम बचा? 5 ग्राम बचा। तो ये लेफ्ट ओवर है, एक्सेस। और दूध क्या है? लिमिटेड। तो अब अगर आप गौर करें, दूध की क्वांटिटी ज्यादा थी, 300 ग्राम थी, तो फिर भी वो लिमिटेड है। हालांकि आप अगर इस तरह सोचते हैं कि जो चीज मोर अमाउंट में होती है वो तो एक्सेस होती है, ये तो गलत हो गया। फिर दूध तो ज्यादा मिकदार में था लेकिन फिर भी वो लिमिटेड है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे नहीं पता चलता कौन लिमिटेड है कौन एक्सेस है, क्वांटिटी देख के नहीं, यूज कौन सी चीज ज्यादा हो रही है। जिस चीज का रिएक्शन में इस्तेमाल ज्यादा है, बेशक उसकी अमाउंट थोड़ी है ज्यादा है वो बात की बात है, इस्तेमाल ज्यादा है, वो कंज्यूम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो लिमिटेड है। जिसका इस्तेमाल ही कम है वो क्या है? एक्सेस। इसकी मिसाल एक और, घर में रोटियां बनती हैं, खुश्क आटा होता है और गुंदा हुआ आटा होता है। अब गुंदा हुआ आटा बहुत ज्यादा होता है, खुश्क आटा बहुत थोड़ा होता है। अब रोटियां बनाते जाए, कौन सा आटा खत्म होता है? गुंदा हुआ आटा खत्म हो जाता है, खुश्क आटा बच जाता है। हालांकि खुश्क आटा थोड़ा था, तो क्यों बचा? क्योंकि उसका यूज कम है। गुंदा हुआ आटा उसका यूज ज्यादा है, तो गुंदा हुआ आटा लिमिटेड, खुश्क आटा एक्सेस। इस तरह से पता चलता है। एक तो ये तरीके।
दूसरा तरीका जो मैंने कल बताया था वो भी इस पे अप्लाई करते हैं। मैंने कल आपको तरीका बताया था, अगर आपको याद हो, कि 1 बाय 1 आपने किसी एक प्रोडक्ट को टारगेट करना है, बाकियों को छोड़ दें आप। इस प्रोडक्ट को आपने रिएक्टेंट 1 से कंपेयर करना है कि रिएक्टेंट 1 की मदद से ये प्रोडक्ट कितनी बनेगी, और फिर आपने रिएक्टेंट 2 की मदद से कंपेयर करना है कि ये प्रोडक्ट कितनी बनेगी। कंपेयर क्या करना है? मोल वर्सेस मोल। इक्वेशन से देखने हैं रिएक्टेंट 1 के मोल कितने हैं, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, या रिएक्टेंट 2 के मोल कितने हैं। वही प्रोडक्ट जो पहले कंपेयर की है, अब उसके दोबारा कितने मोल्स बनेंगे रिएक्टेंट 2 की वजह से, मोल कंपेयर करने। कल मैंने आपको बताया भी था। अब इस तरीके से आपने देखा था कि अगर रिएक्टेंट 1 की वजह से जो प्रोडक्ट P2 आप कंपेयर कर रहे हैं, रिएक्टेंट 1 की वजह से प्रोडक्ट 2 मोर ज्यादा बन रही है, तो याद रखें ज्यादा प्रोडक्ट बनाने वाली चीज क्या होती है? एक्सेस। और अगर आप रिएक्टेंट 2 से आपने कंपेयर किया और जो P2 प्रोडक्ट बनी वो लेस बन रही है, लेस प्रोडक्ट बनाने वाला जो रिएक्टेंट होगा वो लिमिटेड होगा, और एक्चुअल प्रोडक्ट कौन कंट्रोल करता है? लिमिटेड। इसी चीज को आप दूध वाली मिसाल पे भी अप्लाई कर लें ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप मिल्क वर्सेस कप ऑफ टी को कंपेयर करें तो बेटा 300 ग्राम मिल्क को देखते हुए आपको पता चल गया 100 ग्राम से 1 कप चाय बनता है, 300 ग्राम से 3 कप चाय बनेगा, 3 कप ऑफ टी। अब आ रही है सेकेंड रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कंपेयर करने की। अब सेकेंड रिएक्टेंट में कौन है? टी लीव्स। अब टी लीव्स जो हैं उनसे कप ऑफ टी को कंपेयर करना है, तो कैसे कंपेयर होगा? 5 ग्राम से 1 कप चाय बनता है, ठीक है। 5 ग्राम हो तो 1 कप चाय में यूज होता है, क्योंकि 20 ग्राम है तो 4 कप चाय के बनेंगे। अब आप खुद देख लो, चाय की वजह से प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है, यानी टी लीव्स की वजह से प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है, मिल्क की वजह से प्रोडक्ट कम बन रही है। कम प्रोडक्ट बनाने वाला जो है वो लिमिटेड होगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनाने वाला क्या होगा? एक्सेस में होगा। और हकीकत में 4 कप बने या 3 कप बने? 3 कप बने। तो यहां से स्टैब्लिश हो गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ही हमेशा प्रोडक्ट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इस आपने टेक्निक को याद रखना है, और इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट में से पहचान लेंगे कौन लिमिटेड है और कौन एक्सेस है। तो जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो आपने इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं यील्ड की तरफ। यील्ड क्या होता है उसके लिए हम सिमुलेशन पे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये कल वाली ही सिमुलेशन के साथ में आप दोबारा थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगा। तो यील्ड से मुराद है कि मैं यहां पर रिएक्टेंट ऐड करूंगा और यहां पे प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं जितने रिएक्टेंट ऐड करूंगा देखूंगा उसे कितना प्रोडक्ट बनता है, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो मेरी यील्ड है। यील्ड को उर्दू में पैदावार कहते हैं। अब 2 तरह की यील्ड हो सकती है। अभी एक आपके सामने मैं जो करूंगा, क्या ये मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं या पेपर पे हिसाब किताब कर रहा हूं? डेफिनेटली ये तो पेपर वर्क है। मैं ये कोई लैब या मेरे पास यहाँ पे अमोनिया बनाते हैं, काम करते हैं। अब अमोनिया जो बनाने के लिए मैं यहाँ पर नाइट्रोजन इस्तेमाल करूंगा, हाइड्रोजन इस्तेमाल करूंगा, ये तो मैं एक सिमुलेशन में आपको करवा रहा हूं ना। सिमुलेशन में सारे के सारे रिएक्टेंट किसमें चेंज होंगे? प्रोडक्ट में। ये तो मैं पेपर पे ऑफिस में बैठ के हिसाब किताब लगा रहा हूं। एक होगा असल हिसाब किताब जो मुझे मशीन में से मिलेगा, जो मजदूर काम करेंगे, मजदूर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मशीन में रिएक्शन करवाएंगे और प्रोडक्शन देंगे मुझे, वो जो मुझे पैदावार देंगे वो असल पैदावार होगी, वो एक्चुअल यील्ड होगी। ये जो मैं यील्ड निकालने वाला हूं ये थ्योरेटिकल यील्ड है। तो अभी हम हिसाब किताब लगाते हैं। मान लीजिए मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन को देखते हुए ये देखें, एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो 2 अमोनिया बनते हैं। इसका मतलब है 100 नाइट्रोजन हो तो 300 हाइड्रोजन इस्तेमाल होंगे तो 200 अमोनिया बनेंगे। 1 करोड़ नाइट्रोजन हो, 3 करोड़ हाइड्रोजन इस्तेमाल होंगे, 2 करोड़ अमोनिया बनेंगे। ये मेरा हिसाब किताब है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? अब
अगर मैं आपको यह कह दूं कि मेरे पास मैंने रिएक्शन करवाया और रिएक्शन करवाने के नतीजे में मैंने 10 मोल नाइट्रोजन दिया, 10 मोल नाइट्रोजन। अब देखते हैं यहां पर इतनी कैपेसिटी है 10 ऐड करने की, नहीं बल्कि 8 ऐड हो सकते हैं। तो ये अब 8 ऐड हो सकते हैं, तो हाइड्रोजन कितने ऐड हो सकते हैं, हाइड्रोजन की भी कैपेसिटी देखनी है। तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं एक काम करता हूं कि मैं नाइट्रोजन के 2-3 मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूं, बल्कि 2 मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूं। ठीक है, मैंने 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के ऐड किए और अब 2 के साथ मुझे हाइड्रोजन 6 ऐड करने पड़ेंगे, तो ये मैं 6 ऐड कर देता हूं। ये देखिए 6 ऐड कर देता हूं, और इनके रिएक्शन के नतीजे में 3 और 1 से 2 मिलकर बनते थे, लेकिन अब मैंने इसको भी डबल कर दिया है 2, और इसको मैंने ट्रिपल कर दिया है, सॉरी 6 कर दिया 3। ठीक है, ये 2 की हैं तो ये डेफिनेटली 3 भी डबल हो जाएगा 6, तो ये भी डबल ही बनेंगे ना 4। आप देखेंगे 4 बने। ठीक है, अब मैं यहां पे तो 2 6 4 की बात ही कर सकता हूं, लेकिन एक्चुअली 2 6 4 तो नहीं होता, एक्चुअली तो ये 2 मोल होगा। 2 मोल का मतलब जानते हैं आप, 2 मोल का मतलब होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 इंटू 2, यानी 12.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इतनी ज्यादा क्वांटिटी तो मैं शो नहीं कर सकता यहां पर। लेकिन मान लीजिए ये 2 का मतलब 2 करोड़, ये 6 का मतलब 6 करोड़, और ये 4 का मतलब 4 करोड़, या यूं समझ लो ये 2 का मतलब 2 मोल, ये 6 का मतलब 6 मोल, और अमोनिया 4 का मतलब 4 मोल बनेगी। ये जो मैंने हिसाब किताब लगाया है बेटा, ये है थ्योरेटिकल यील्ड। अब मजदूर जाते हैं, काम करते हैं, काम करने में होता क्या है कि वो मशीन के अंदर अपने एक्सपीरियंस की कमी की वजह से, टेक्निकल चीजों का ना पता होने की वजह से, जैसे वो अमोनिया गैस एंटर करेंगे तो थोड़ी गैस जाया हो गई, उनसे लीक हो गई। इसी तरह हाइड्रोजन भी लीक हो गई। कहने को उन्होंने नाइट्रोजन 2 मोल ऐड किया, कहने को उन्होंने हाइड्रोजन 6 मोल ऐड किया, लेकिन इनएक्सपीरियंस होने की वजह से, इनएक्सपीरियंस होने की वजह से उनसे कुछ लॉस हो गया। अपनी तरफ से तो वो 2 6 ऐड करके बैठे हुए हैं। प्रोडक्शन 4 की बजाय मुझे 3 मोल अमोनिया मिला, एक अमोनिया मॉलिक्यूल कम मिला। हो सकता है अमोनिया गैस को मशीन से निकालते वक्त वो जाया हो गई हो। ठीक है, प्रोसेस लाइक क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें से करना क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्यों करते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट बना है, अब ये तो गैस है, इसके लिए क्रिस्टलाइजेशन नहीं करनी पड़ती, लेकिन बहुत सारे रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, ये सारे प्रोसेस करने पड़ सकते हैं, और ये मुश्किल काम है, और उस मुश्किल काम के अंदर प्रोडक्ट के लॉस होने का चांस भी होता है। इन सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए, वर्कर के इनएक्सपीरियंस होने को सामने रखते हुए, हम ये देखेंगे कि कितना प्रोडक्ट हमें मिला है। मान लीजिए 4 मोल मिलना चाहिए था, 3 मोल मिला है, तो जो मुझे प्रोडक्ट मिला है वो मेरी है एक्चुअल यील्ड। कौन सी यील्ड है? एक्चुअल यील्ड। ऑफिस में बैठ के मैंने 4 मोल निकाला, मजदूर मेरे पास 3 मोल लेके आए, तो अब मैं क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, मैं परसेंटेज निकालूंगा। ठीक है, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, याद रखिएगा, परसेंटेज यील्ड बराबर होता है यहां पर आएगा नीचे थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल यील्ड जो आपने ऑफिस में बैठ के हिसाब किताब लगाया इंजीनियर साहब ने, और जो असल में मजदूर लेके आए एक्चुअल यील्ड, और एक्चुअल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। जिस तरह मार्क्स नहीं निकालते प्रैक्टिकली, आपके बोर्ड के इम्तिहान के अगर 1100 नंबर है तो 1100 नंबर होंगे प्रैक्टिकल नंबर, पूरे पूरे नंबर। एक्चुअली जो आपने गलतियां की और आपने गेन किए, आपने 900 मार्क्स गेन किए, मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो आपको परसेंटेज मिल जाएगी। सेम वैसे ही जो थ्योरेटिकल यील्ड है, जो कभी भी पूरी नहीं आ सकती, जितना मर्जी एक्सपर्ट बंदा हो, जितना मर्जी एक्सपर्ट साइंटिस्ट हो, जितना मर्जी एक्सपर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हमेशा जो यील्ड मिलेगी, हमेशा जो यील्ड मिलेगी वो थ्योरेटिकल यील्ड से, एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम ही होगी। वो अलग बात है, एक्सपर्टीज की बेस पे गलतियां कम करेंगे तो यील्ड अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो बहरहाल इस फार्मूले से जो यील्ड मिलेगी बेटा, उसको क्या बोलेंगे? परसेंटेज यील्ड बोलेंगे। ओके,
अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करेंगे, लेकिन मेरा जो आज का मकसद था वो ये था कि मैं आपको मेन कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि व्हाट इज मेंट बाय थ्योरेटिकल यील्ड एंड व्हाट इज मेंट बाय प्रैक्टिकल यील्ड। आई होप कि आपको उसके रीजंस भी समझ आ गए हैं। अब मैं बात करता हूं कंसंट्रेशन के बारे में। अगेन सिमुलेशन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये रही कंसंट्रेशन की सिमुलेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन है क्या, पहले तो इसको सादे लफ्जों में समझते हैं। वैसे तो आपने ये 10th ग्रेड में पढ़ा हुआ है कंसेप्ट। तो मान लीजिए मैंने इसको, पानी है, इसको मैंने रिमूव कर दिया, मैंने इसमें पानी ऐड किया, ये मैं इसमें 1/2 लीटर पानी ऐड कर रहा हूं। ये पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आप देखिए इसको, इसके अंदर मैं क्वांटिटी को कम कर रहा हूं तो ये ऑलमोस्ट 1/2 लीटर पानी है। ठीक है, तो अगर मैं ये कंसंट्रेशन मीटर डालूं तो ये बता रहा है 0 मोल पर लीटर। चलें, पर लीटर है यूनिट, तो हम वाटर को लीटर कर लेते हैं। ये मैंने वाटर को लीटर कर लिया, बल्कि ये हम थोड़ा सा पहले कम रखते हैं पानी, उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। अभी इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा, डिफरेंट तरह के केमिकल्स हैं मेरे पास, कोबाल्ट नाइट्रेट, कोबाल्ट सोडियम, चलो सोडियम क्लोराइड एक रेनाउंड केमिकल है, मैं उसको NaCl इसमें ऐड करता हूं। अच्छा, ये मैं इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं। ओब्वियसली मैंने कुछ मास इसमें ऐड किया है NaCl का। जैसे मैंने कुछ मास NaCl का ऐड किया है तो मैं देखता हूं कि इसमें ये बता रहा है 0.54 मोल आपने ऐड कर दिया है अंडर 1 लीटर। हालांकि पानी 1 लीटर नहीं है, लेकिन वो बता रहा है कि अगर आप ये सोल्यूशन 1 लीटर का लें, इस तरह का सोल्यूशन, तो आप ये देखेंगे कि इसमें 0.542 मोल्स। अच्छा, मैं एक्चुअली करता क्या हूं कि मैं एग्जैक्ट पानी इसमें ऐड कर देता हूं, इतना 1 लीटर। जाहिर सी बात है पानी ज्यादा हो गया अब थोड़ा सा, ये 1 लीटर। अब पानी एग्जैक्टली 1 लीटर है और उस 1 लीटर के अंदर नमक की जो अमाउंट है, ये चूंकि एक्चुअल मैंने आपके सामने 1 लीटर पानी लिया है, पहले 1 लीटर नहीं था। ठीक है, पहले लीटर से कम था, लेकिन वो बता यूनिट जो है मोल पर लीटर। तो अब जरा गौर करें, क्योंकि पानी ज्यादा हो गया है तो जाहिर सी बात है जब पानी ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कितनी हो गई है? 0.432। चले, पानी ऐड करने की वजह थोड़ा सा नमक ऐड करता हूं, थोड़ा सा नमक और ऐड करता हूं, तो ये 0.528 मोल पर लीटर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे जरा लेके, इस बर्तन के अंदर जो मैंने नमक डाला है, इस 1 लीटर बर्तन के अंदर पानी जो है, इस 1 लीटर बर्तन के अंदर, अच्छा ये पानी नहीं है, सॉरी मैं ये गलती से, ये सोल्यूशन है। खाली पानी 1 लीटर नहीं है, ये टोटल सोल्यूशन 1 लीटर है, ये आपने याद रखना है। ये 1 लीटर सोल्यूशन है, थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, मैं ये अब पूरा 1 लीटर हो गया। अभी 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जो नमक है वो 0.520 मोल है। क्या मतलब है इसका? अभी 2 मिनट में समझ आ जाता है। 0.502 सॉरी 0.520 मोल पर लीटर सोल्यूशन। यहां पे याद रखिए ये सोल्यूशन है। 1 लीटर सोल्यूशन जो आपके सामने बर्तन में है उसमें इतने मोल नमक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इस मोल को चेंज करके दो मास के अंदर, तो आपके लिए प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। आपको फार्मूला आता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास बटा, क्योंकि NaCl फार्मूला यूनिट होता है, तो आप यहां लिखो फार्मूला यूनिट मास। आपको मास चाहिए तो आपने नंबर ऑफ मोल को फार्मूला यूनिट मास से क्या करना है? मल्टीप्लाई। ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपके पास 0.520 हैं, और जबकि NaCl का फार्मूला यूनिट मास जो होता है आप निकाल सकते हैं, NaCl का वो होता है 58.5। तो अब मैं 58.5 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो अभी मैं इसका कैलकुलेट आप भी कर लें, तो 0.520 मल्टीप्लाई बाय 58.5, तो आंसर इज 30.42 ग्राम। ये मास आ गया। इसका मतलब इस बर्तन के अंदर जो मैंने नमक ऐड किया था,
अभी आपके सामने आपने देखा ना, मैंने इसमें नमक ऐड किया, तो सॉल्ट ऐड किया था, ठीक है। तो वो कितना ऐड किया था, वो मैंने कितना ऐड किया था, 30.42 ग्राम। ओके, अब अगर मैं मजीद नमक ऐड करूंगा, ओबियसली जब जैसे जैसे मैं नमक ऐड करूंगा तो दरअसल इसके अंदर मास ऑफ NaCl बढ़ेगा। मास ऑफ NaCl बढ़ने का मतलब सीधा सीधा मतलब क्या है, मास ऑफ NaCl बढ़ने का मतलब है ओबियसली उसके नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो मोल पर लीटर सोल्यूशन भी बढ़ेगा, ओबियसली मोल पर लीटर सोल्यूशन बढ़ेगा। तो देखें अब ये 1.261 मोल पर लीटर है। इसी तरह 1.261 को मल्टीप्लाई कर लें फार्मूला यूनिट मास के साथ, जैसे कि मैंने किया, तो आपको दोबारा मास मिल जाएगा और आप देखेंगे इस दफा मास ज्यादा होगा। तो दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। ये होती है मोलैरिटी कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर साल्ट या कोई भी केमिकल जो पानी में हल हो चुका है, वो कितनी अमाउंट में आपने डाला है, कितना कितना मास उसका डाला है, उस मास को डेफिनेटली मोल्स में कन्वर्ट करोगे। यानी 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल आपने सल्यूट डाला है, ये किसी भी सोल्यूशन की क्या होती है, मोलैरिटी। आसान लफ्जों में अगर मोलैरिटी की बात करूं, जो कि कंसंट्रेशन का यूनिट है, तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन के काफी यूनिट्स होते हैं, लेकिन हमने फोकस करना है मोलैरिटी के ऊपर। और मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा याद रखिए, मोलैरिटी को ज्यादातर बुक्स में स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया होता है। मोलैरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच विल डिसॉल्व अंडर 1 लीटर। लीटर का मतलब 1 dm³ सोल्यूशन, ठीक है। इसी फार्मूले को थोड़ा अगर आप एक्सपैंड कर लो तो मोलैरिटी बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है, आपको पता है, मास ओवर जनरली मोलर मास लिख देते हैं। आप चाहो तो एटॉमिक मास, डिपेंड करता है आप एटम की बात कर रहे हो, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हो, उस लिहाज से नीचे वाली टर्म चेंज हो सकती है, आपको पता है ये सारा। अब नंबर ऑफ मोल की जगह मास ओवर मोलर मास आ गया, ओब्वियसली ये वाला जो फैक्टर है ये आगे चला जाएगा, मल्टीप्लाई 1 ओवर सोल्यूशन इन लीटर या dm³, ठीक है। यानी इसी फार्मूले को थोड़ा मैंने एक्सपैंड कर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैंने मास ओवर मोलर मास से चेंज कर दिया, और मैंने ये 1 ओवर dm यानी अंडर 1 dm³। अच्छा यहां 1 लिखने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली बट्टे के नीचे जो चीज होती है पता होता है, पर मोल का मतलब अंडर 1 लीटर, ठीक है ना, अंडरस्टूड होता है ये। अच्छा यानी ये चीज आगे चले गई तो ये चीज इस तरह बन गई। अच्छा यहां पर कभी कभार ऐसा होता है सोल्यूशन dm³ में देने की बजाय ml में दिया होता है या cm³ में दिया होता है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, यानी मोलैरिटी बराबर है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई 1 ओवर सोल्यूशन इन, आगे जो लिखा है ना dm³। अब आपने dm³ की जगह मान लीजिए cm³ लिखा हुआ है, अगर cm³ लिखा हुआ है या cm³ की जगह लीटर लिखा ml लिखा हुआ है, तो आपने इसको चेंज करना है फिर dm³ में, क्योंकि बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ मोल कितने 1 dm³ या 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर होने चाहिए, लीटर या dm³, क्योंकि आपने सिमुलेशन में भी देखा यूनिट क्या है, सिमुलेशन जरा देखिए, यूनिट क्या है, मोल अंडर लीटर, ठीक है। तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा मिलेगा तो आपने जो भी cm³ में आंसर दिया होगा आपने उसको 1000 से डिवाइड कर देना है, वो ऑटोमेटिकली डेसीमीटर³ में चेंज हो जाएगा। अब आप ये भी कर सकते हैं, इस फार्मूले को इस तरह में लिख सकते हैं, मोलैरिटी बराबर है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000, ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया, सोल्यूशन इन cm³ या ml, ठीक है। यानी आप 1000 को इस फार्मूले को यूज करेंगे तो फिर आप डायरेक्ट cm³ वाला आंसर लगा सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन का, इतने cm³ सोल्यूशन है, तो फिर 1000 ऑटोमेटिकली कन्वर्टर है जो फार्मूले को मैनेज इस तरह से कर लेगा कि आंसर आपका लीटर के लिहाज से ही आएगा, ठीक हो गया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको कंसंट्रेशन वाली बात भी अच्छे तरीके से समझ आ गई है। जी डियर स्टूडेंट्स, वापस चलते हैं SLO की तरफ और देखते हैं कि हम किन किन बातों को समझ चुके हैं, ताकि जब हम कल प्रैक्टिस शुरू करें तो हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। अच्छा इससे थोड़ा पहले मैं कंसंट्रेशन को मजीद कुछ इसके फैक्टर्स डिस्कस करना चाहता हूं।
स्टूडेंट्स अगर आप देखो कंसंट्रेशन के बारे में, क्योंकि ये सम टाइम ऐसा भी होता है ना कि आपके जो रिएक्टेंट होते हैं वो सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं। मसलन आप जिन रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा रहे होते हो, मिसाल के तौर पे आपके पास जो रिएक्टेंट 1 है और रिएक्टेंट 2 है, ये सोल्यूशन की फॉर्म में होंगे। ऑब्वियसली सोल्यूशन की फॉर्म में होंगे, रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, आपको इनके सोल्यूशन की मोलैरिटी दे दी गई होगी। आपको अगर मोलैरिटी, सॉरी फिर मैंने कैपिटल एम से लिख दिया, ये स्मॉल एम से आता है, मोलैरिटी दे दी गई होगी। अगर आपको इसकी मोलैरिटी दे दी गई है तो आप इसकी मोलैरिटी से प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करोगे। अब मोलैरिटी से कैसे मोल्स निकालने हैं, क्योंकि सारी कहानी तो मोल्स से ही शुरू होती है ना। अब मोलैरिटी से मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी ये रही मोलैरिटी, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऑब्वियसली आपको सॉल्यूशन का क्या पता होगा, वॉल्यूम कितना है, तो आप वॉल्यूम को मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करोगे, क्या निकल आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल आएंगे। या आपको अगर मास निकालना है, मास से भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, ठीक है, मास ओवर मोलर मास करके। तो आपको कितना सोल्यूशन है एमएल के अंदर, कितना सोल्यूशन है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, मोलर मास भी आपको पता होगा, मोलैरिटी भी पता होगी। इस तरह से मैनिपुलेशन करके आप मोलैरिटी का यहां से यानी मोलैरिटी से मोल्स निकाल लोगे। अब चलते हैं सिमुलेशन की तरफ। मजीद कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने मोलैरिटी के बारे में देखने हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं, कुछ भी नहीं ऐड करता, बस इस सोल्यूशन की क्वांटिटी को कम करता हूं। याद रहे सोल्यूशन की क्वांटिटी का मतलब है कि मैंने इसमें से सोल्यूशन को रिमूव किया है। क्या सोल्यूशन को रिमूव करने से, कम करने से कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो आंसर इज नो, पहले भी इतनी कंसंट्रेशन थी। ये बिल्कुल वही है कि आप एक चाय का कप बनाते हैं, उसमें दूध ज्यादा रखवाते हैं, थोड़ी सी वो थिक चाय बनेगी। आप उस कप के चाय में से 2-4 चम्मच अगर चाय गिरा भी दें तो बाकी की चाय वैसी ही रहेगी ना जैसी पहली है, उसमें तो चेंज नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो ये वही बात है कि एक दफा जब सोल्यूशन बन जाता है तो सोल्यूशन को अगर आप जाया भी कर दें, निकाल भी दें, तो उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं होगी। हाँ, इसमें आप पानी ऐड कर दें, आप देखें पानी ऐड किया तो अब इसकी कंसंट्रेशन ऑब्वियसली चेंज होगी। आप इसको गर्म करें, गर्म करेंगे तो ऑब्वियसली इसका पानी उड़ेगा, तो देखो ना कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। ये जाया नहीं कर रहे आप पानी को, ये पानी को उड़ा रहे हैं आप, मतलब जाया करने से मुराद सोल्यूशन को नहीं जाया कर रहे आप बेसिकली जैसे चाय को गर्म करते हैं, जितना गर्म करोगे उतनी गाढ़ी हो जाएगी, उतनी थिक हो जाएगी। तो वैसे ही जितना ज्यादा आप इवेपोरेशन करोगे पानी की, सोल्यूशन को जाया नहीं करोगे, पानी को इवेपोरेट करोगे, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपने समझने हैं। क्या क्या फैक्टर समझने हैं आपने, मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर एक कंटेनर में पानी है, अगर आप उसका वॉल्यूम ज्यादा करोगे, पानी की क्वांटिटी ज्यादा करोगे, तो मोलैरिटी कम होगी। यही बात आपको यहां बता रहा हूं कि सोल्यूशन में जितना, सोल्यूशन के अंदर जितना वाटर आप ऐड करोगे, सोल्यूशन का लेवल बढ़ाते जाओगे, वाटर ऐड करते जाओगे, तो मोलैरिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि दोनों में कौन सा रिलेशन है बेटा, इनवर्स रिलेशन है। इस तरह मास बढ़ाते जाओगे तो मोलैरिटी क्या होती जाएगी बेटा, ज्यादा होती जाएगी। मास बढ़ाते जाओगे मोलैरिटी ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। ये देखिए मास ज्यादा कर रही है आपने, तो आप देखो कंसंट्रेशन में वाज़ेह तौर पे मोलैरिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया है, मजीद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक और केस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन वो हम कल जब प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर वो डिस्कशन होगी, और वो है सोल्यूशन। अभी देखिए मैंने अभी इसमें सॉलिड की फॉर्म में मैं ऐड कर रहा था, ठीक है। अभी मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं ऑलरेडी जो सोल्यूशन बना हुआ है वो अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा। मसलन इसको मैं कम करता हूं, सोल्यूशन को मैं डालता हूं, तो भी मोलैरिटी बढ़ेगी। अब ये नमक वाला पानी बेसिकली मैं ऐड कर रहा हूं, नमक नहीं ऐड कर रहा, नमक वाला पानी ऐड कर रहा हूं, यानी नमक वाले पानी में ही नमक वाला पानी ऐड कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली नमक का जो उसकी बिटरनेस है, तो वो जो कड़वा होता है वो बढ़ेगा। अब सॉलिड ऐड करने से ज्यादा नमकीन होगा या सोल्यूशन ऐड करने से, ऑब्वियसली सॉलिड ऐड करने से उसकी जो बिटरनेस है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो यानी कि ये भी फैक्टर हमें जहन में रखना है कि हम गिवन सोल्यूशन ऑलरेडी जो बना हुआ है उससे भी सोल्यूशन बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक सॉलिड चीज है
उसके अंदर हम लिक्विड ऐड करके यानी वाटर ऐड करके सॉल्वेंट के अंदर डालकर भी सोल्यूशन बना सकते हैं। इससे सोल्यूशन बनाने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, और इससे सोल्यूशन बनाने के लिए यानी सोल्यूशन से सोल्यूशन बनाने के लिए जो फार्मूला डिस्कस होगा, छोटा सा एक फार्मूला आपके सामने मैं डिस्कस कर देता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में NaOH है, कितने मोलर? 1 मोलर। मुझे इससे एक नया सॉल्यूशन तैयार करना है जो कि 0.1 मोलर हो NaOH। मोलर मींस मोलैरिटी, NaOH। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो डिसाइड करेंगे इसमें से केमिकल कितना इसमें डालें। उसके लिए फार्मूला 10वीं जमात में भी पढ़ा, M1V1 बराबर है M2V2। गिवन रिक्वायर्ड, जो गिवन है वो कितने मोलर है, उसकी मोलैरिटी 1 है। उसमें से कितना वॉल्यूम ट्रांसफर करें वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है V1। जो बनाना है सोल्यूशन वो कितने मोलर बनाना है, 0.1। कितना बनाना है सोल्यूशन, मान लीजिए 500 ml बनाना है, तो मैं यहां लिखूंगा मैंने नया सोल्यूशन 500 ml बनाना है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, V1 बराबर है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 1। सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 50 ml। इसका मतलब मैं ड्रॉपर पकड़ूंगा और ड्रॉपर की मदद से इसके अंदर सॉल्यूशन ट्रांसफर कर दूंगा। हाउ मच? ओनली 50 ml। बाकी ऑब्वियसली इसमें पानी ऐड करूंगा, कहां तक? 500 ml तक। अब एक नया सॉल्यूशन बन गया, शाबाश। जो कितने मोलर है, शाबाश 0.1। कितना वॉल्यूम है उसका, 50 ml। आई होप स्टूडेंट्स कि SLO हमारा कंप्लीट हो गया। जो हमारा टारगेट SLO था, एक दफा उस पर ज्यादा दोबारा नजर डालते हैं। सिमुलेशंस की मदद से हमने तमाम पैरामीटर्स को पढ़ लिया। ये SLO था इस नॉलेज का लास्ट, जिसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर लिया, लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट्स क्या होते हैं ये डिस्कस कर लिया, परसेंटेज यील्ड क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो डिस्कस कर लिया। बाकी बातें, तमाम बातें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब कल इंशाल्लाह इन तमाम SLOs को लेके हम 10 to 15 क्वेश्चंस को कल डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पॉसिबली आ सकते हैं, ताकि ये SLOs की अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि किसी किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर सब कुछ क्लियर है तो आप मुझे बता दें। क्लियर है सब कुछ? थैंक यू जी।